मैं अब आप लोगों को स्टार्ट कर रही हूँ इस कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स में आप लोगों को इसकी बता रही हूँ। तो आप लोग जो है ना बस ध्यान से सुनते रहेंगे, और उसके अलावा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन काम मुझे बिल्कुल सिंसियरली चाहिए, और कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। एवरी स्टूडेंट विल अटेंड द क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है ये सृष्टि कौन, सृष्टि क्लास में मैंने नहीं देखी, सृष्टि अभी आज क्लास में नहीं आई है। एक अंजू मीना कौन है, ये क्लास में नहीं आ रही है। अच्छा, ध्रुव जो है रोल नंबर 32 आज क्लास में नहीं है। रोल नंबर 25 ध्रुव यादव जो है वो क्लास में है आज। इसके अलावा गौरव शायद अभी आया है क्लास में। आया है गौरव कि नहीं आया, बोलो गौरव। गौरव, अभी मैंने गौरव को जो है ना एडमिट किया है। सुन रही हो गौरव मेरी आवाज? हाँ मैडम सुन रहा हूँ। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं मैडम मेहरबानी। नहीं जी, मेहरबानी है आप लोगों की, आप लोग आ गई हो क्लास में, बड़ी बात है ये हमारे लिए। अरे नहीं हाँ, मैम। अच्छा जी, तुम बच्चे बोल रही हो या बच्चे के पापा बोल रही हो, है? हाँ, अच्छा सुनिए जरा आप ध्यान से, है ना? ये पीछे से जो हंसने की आवाज आ रही है, बंद रखो माइक अपना और कान खोल करके सिर्फ सुनो, ठीक है? ओके। बंद कर दो, बंद करो इसकी आवाज, बंद करो, माइक बंद करो, कान खोल करके सिर्फ सुनो ध्यान से, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ये चैप्टर है हमारा, और हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? बट आई एम गिविंग यू सिंपल नोट्स फॉर दिस चैप्टर बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइन्ड द क्लास only today. Okay, so listen. What is the origin of the term constitution? The term constitution is derived from Latin word constitute, which means to establish. ठीक है? इसमें हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे हाँ जी, तो इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस और फंडामेंटल लॉज ऑफ ए स्टेट। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं डियर स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें सब लॉज रूल्स जो है वो रिटन फॉर्म में होते हैं, एंड वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा जो है वो आता है हमारे पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ मेंशन किया गया है उसको हम बहुत रिजिडली फॉलो करते हैं, माने उसमें हम जो है ना कोई चेंज नहीं करते हैं। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों वो होता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको चेंज किया जा सकता है, माने देयर आर प्रोसीजर्स, देयर आर नॉर्म्स, हाउ द rules, how the laws, regulations can be changed, because according to time वहां पर कुछ चेंज आ जाते हैं, तो उन चेंजेस को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, उनको हम कैसे जो है ना एडप्ट कर सकते हैं, तो इसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है डियर, वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक लॉज टू कोऑर्डिनेट द पीपल ऑफ ए गिवन कंट्री, माने कंट्री में रहने वाले लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो है वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि सभी लोग जो है वो मिल करके आराम से प्यार से रह सकें। दूसरा, टू स्पेसिफाई विच इंस्टीट्यूशन हैज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन ए कंट्री और सोसाइटी, माने किसी कंट्री में डिसीजन कौन लेगा, हु हैज द पावर टू टेक द डिसीजन, ये कौन स्पेसिफाई करता है? दिस इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मुस्कान बंद करो इसको,
वही क्या कह रही हो? धीरे धीरे बोलो, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम सिर्फ ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा आपको। कंसंट्रेट करो, अटेंटिव रहो। तीसरा फंक्शन है इसका टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करना। लिमिट का मतलब है उस पर थोड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो निरंकुश हो सकती है, अपनी पावर को बियॉन्ड लिमिट यूज कर सकती है। तो पावर्स पर लिमिट लगाना मीन्स कि आप इतना ही कर सकते हो, इससे फालतू नहीं। इस तरह की लिमिट लगाने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार की पावर्स पर एक अंकुश लगाती है, एक लिमिट लगा देती है। इसके अलावा टू इनेबल द गवर्नमेंट एंड टू फुलफिल द एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी, माने कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी काम करता है कि वो गवर्नमेंट को इस लायक बनाए, गवर्नमेंट को इनेबल करे कि वो जनता की भलाई के लिए काम करें, जनता के भलाई का जो लक्ष्य है उसको हासिल करे। माने कि जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के हितों को ध्यान में रखा जाए। अब आता है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल का क्या मतलब है? Constitution makes some basic laws. These laws explain who should rule the society and how it should be ruled. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये तय करता है कि सरकार कौन बनाएगा और सरकार को कौन चलाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा और कौन सरकार को चलाएगा, ये तय किया जाता है। ये तय करने का काम किसका है? ये तय करने का काम जो है वो हमारी सरकार का है। और सरकार सरकार जो है ना ये काम करेगी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। इसके अलावा है कि इट इज कॉल्ड नेशनल आइडेंटिटी और फंडामेंटल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब है कि बाय एक्सेप्टिंग द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द पीपल, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। माने लोगों की एक अपनी पहचान है, लोगों की अपनी एक डिग्निटी है, और उनको जो है पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का भी राइट होता है। इसको पॉलिटिकल आइडेंटिटी कहा जाता है। मोरल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी का मतलब है कि व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट बी डू, व्हाट शुड नॉट बी डन। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, कौन सी हमारी पावर है और कौन सी हमारी पावर नहीं है, वो कौन सा राइट हम यूज कर सकते हैं और कौन सा हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा, इसमें हमारी मोरल वैल्यूज भी शामिल होती है। हमारी मोरल वैल्यूज क्या है? एंड इट इज कॉल्ड मोरल आइडेंटिटी। ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ऑथोरिटी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लिबर्टी, इक्वलिटी, पीस एंड सिक्योरिटी टू पीपल while a constitution ensure all of these rights। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है इन सब राइट्स को, एंड सच कंस्ट्रक्शन कैन कीप द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। मोड ऑफ डिक्लेरेशन, मोड ऑफ डिक्लेरेशन इट मीन्स हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन केम टू एग्जिस्ट। माने कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे जो है वो एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से जो है ना वो अस्तित्व में आता है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। There are some countries which constitution doesn't work properly। कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से काम नहीं करता है, लेकिन हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। Because the constitution was prepared by military chiefs और dictatorship of autocracy। जहाँ काम नहीं करता है वहाँ क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ के मिलिट्री चीफ्स ने बनाया है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी कि जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया? थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो यहाँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन प्रोविजंस है या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आर दे आर द आउटकम ऑफ द डिबेट्स एंड द डिस्कशंस। वो किसी
की मर्जी या किसी की जो है अपनी मर्जी से उसने कुछ भी जो है ना रूल्स रेगुलेशंस बना दिया हो, ऐसा नहीं है। माने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमने एक प्रोसीजर को फॉलो किया है। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इफेक्टिव है और हम सबकी ड्यूटी है कि हम उसका ड्यू रिस्पेक्ट करें, ड्यू रिगार्ड करें। इसके बाद देखेंगे कि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहाँ पे वो प्रॉपरली काम नहीं करता है और कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहाँ बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड प्रिपेयर्ड बाय लोकल रूलर्स और जो लीडर्स थे, जो लोकल लीडर्स थे या जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने इसको फ्रेम किया है। इसीलिए हमारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ज्यादा आस्था है, ज्यादा विश्वास है, ज्यादा भरोसा है। इन सम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन रेफरेंडम और कुछ ऐसे भी हैं जैसे स्विट्जरलैंड है, वहां पर जो है ना रेफरेंडम को फॉलो किया गया, माने लोगों को रेफर करके जो है ना इसको कुछ नतीजे पर पहुंचा गया। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इसके बाद आता है हमारा द सब्सटेंटेटिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा द प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एक्सेप्टेबल, इसको हमें सबको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा कि इट डजंट कीप एनी पार्शियलिटी, मतलब हमारा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन किसी धर्म, किसी कम्युनिटी के प्रति कोई पार्शियलिटी शो नहीं करता है, बल्कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके प्रति इम्पार्शियल होता है। सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद आता है कि हमारे यहाँ पे सभी को कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड की जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको हम जो है ना जस्टिस प्रोवाइड नहीं करें, किसी के साथ भी जो है ना कोई कोई जो है ना इनजस्टिस नहीं की जाती है। और अगर इनजस्टिस होती है तो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए भी प्रॉपर काम किया जाता है। द कंटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड कीप लिबर्टी एंड इक्वलिटी। हमारा जो मेन उद्देश्य क्या है, सबके प्रति लिबर्टी होनी चाहिए और हमें सबके प्रति इक्वलिटी का भाव रखना चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन बातों पर खास ध्यान दिया गया है। If a constitution can ensure the liberty and equality, such type of constitution becomes success. अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो अपने सिटीजन्स के प्रति इक्वलिटी का भाव रखे और लिबर्टी का भाव रखे, तो ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सक्सेसफुल रहता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन वो सक्सेसफुल बनते हैं। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, उसका जो डिजाइन है वो कैसा है? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड डिजाइन का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर तीन जो है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं और उन तीन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में हमने बैलेंस किया है, माने कि चेक्स एंड बैलेंसेस का हमने ध्यान रखा है। माने कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन हमारे यहाँ पर ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। लेकिन ये तीनों ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये तीनों ऑर्गन्स जो है वो अपने अपने काम को सुचारू रूप से करते हैं। और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है कि उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि जुडिशरी का क्या काम है और लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन है और इसी तरीके से लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन है। आप लोग अपने माइक बंद नहीं कर सकते हो क्या? क्लियर मेंशन किया गया है, तो नो organ can interfere in the functioning of the other organ। इसीलिए इसको हम बैलेंस की सिचुएशन कहते हैं, बैलेंस रहता है इससे। The constitution should ensure the amendment based on socio-economic और political change। हाँ जी। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे बनाया गया। ब्रिटेन से उस समय पर 1946 में एक कैबिनेट मिशन इंडिया आया था और इसने जो है यहाँ पर आकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिमांड
और इस सिचुएशन में आकर के इस सिचुएशन में हमने आकर के क्या किया कि हमारा जो मिशन, इस मिशन का जो जो प्रस्ताव था वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा ध्यान रखा और उन्होंने जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू किया, जिसको कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा किया गया। विद द रिकमेंडेशन ऑफ दिस मिशन फॉर्म्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। मुस्कान, मुस्कान, अभी निकाल दूंगी तो यहाँ से मैं। The Constituent Assembly elected Sachidanand Sinha as the temporary secretary. Constituent Assembly consists of 8 committees. इसमें 8 committees थी, एक इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी और इसके अलावा दिस कमेटी चेयरमैन वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर थे और ही इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Indian Constitution began on 9th December 1946. He is known 1946 and it became to existent on 26 January 1950. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में जो है ना वो लागू हुआ था। The Constitution take time to prepare about 2 years, 11 months and 18 days. मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल पूरे लगे, 11 महीने लगे और 18 दिन ऊपर लगे। There are two factors which gives authorities to Constituent Assembly. सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए जो प्रोसीजर्स हमने फॉलो किए थे वो कौन कौन से थे कि एक तो था प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिबरेशन, दूसरा था प्रोसीजर। हमने कोई भी प्रोविजन अगर मेंशन किया है तो उसके लिए हमने उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, प्रॉपर हमने डेलिबरेशंस को फॉलो किया है। माने हमने कोई भी प्रोविजन जो है वो ऐसा नहीं रखा है कि जिसमें हमने जो है ना डिबेट्स या डिस्कशंस को जो है ना इन्वॉल्व नहीं किया है। हमने सभी लीडर्स के और यहाँ तक कि हमने लोकल जो आम लोग हैं उनके जो डिमांड, उनकी जो बिलीव्स है या उनकी जो बातें हैं उनको भी हमने इनवाइट किया और हमने उन पर भी डिबेट की, डिस्कस किया, तब जाकर के हम किसी नतीजे पर पहुंचे, तब जाके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं वो प्रोविजंस जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिबरेशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और इसी तरीके से वो प्रोसीजर्स भी उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिबरेशन का मतलब होता है द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस्ड इन एवरी सब्जेक्ट एंड फाइनली एडेड देम टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1947. Indian Constitution began its work on 9th December 1948 46. It completed on 26 November 1949, but it came into existence on January 26, 1950. हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ये था कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य था और क्या इसका जो है ना रिजोल्यूशन था। आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू बिकॉज ही वाज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो इन्होंने इस रिजोल्यूशन को पास किया था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग को एड्रेस किया था। मेजर कंटेंट क्या था इसका? मेजर कंटेंट इसका था इंडिया इज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक। मुस्कान, जाओ आराम करो। मैंने उसे मीटिंग में से निकाल दिया, मुझे ऐसे बदतमीज बच्चे क्लास में चाहिए नहीं, ठीक है। इंडिया इज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है।
popular sovereignty. The Indian Constitution ensured the social economic justice for all. To ensure the protection for minorities and the other backward classes, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये सब कुछ मेंशन किया गया था हमारे रिजोल्यूशन में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन माने हमारे रिजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। टू मेंटेन यूनिटी ऑफ अवर नेशन, हमारे देश के यूनिटी का ध्यान रखना। टू एंश्योर वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर, वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर का ध्यान रखना, ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में शामिल किया गया था। इंडिया बोरोड डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, different ideas from different countries. First passed the post system. This was adapted from the British Constitution. Parliamentary system. This was adapted from the British Constitution. Rule of law. This was adapted from the British Constitution. Role of speaker. This was again adapted by from the British Constitution. Lawmaking procedure and citizenship. तो हमने इन ऑल 6 चीजें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है और हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, रोल ऑफ स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड सिटीजनशिप, ये 6 चीजें हैं जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिए और जुडिशियल रिव्यू और प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल फर्स्ट पेज जो है इसका प्रीएम्बल कहा जाता है, उसको प्रस्तावना जिसे कहा जाता है। तो वो प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स और जस्टिस जुडिशियल रिव्यू, ये 3 बातें हमने कहां से ली है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम माने कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट्स है। ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इसको हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब है कि द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा रेजिडुअरी पावर्स वो भी हमने कहां से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रेजिडुअरी पावर्स का क्या मतलब है, रेजिडुअरी पावर्स आपने देखा होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर के कानून बनाए जाते हैं उनको हम किन कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होते हैं यूनियन सब्जेक्ट्स जो कि 97 ऑल है और 97 सब्जेक्ट्स इन पर जो इनमें जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं उन पर कानून बनाने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। दूसरा आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में हमारे पास 66 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं और इन पर कानून बनाने का, इन पर लॉ बनाने का काम जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट्स करती है। इसके अलावा आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं और इन 47 सब्जेक्ट्स में कानून बनाने का काम, लॉ मेकिंग काम कौन करता है, स्टेट एंड सेंटर बोथ। माने कि सिचुएशन जैसी है उसके अकॉर्डिंग स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ हैव द राइट टू मेक लॉज। इसके अलावा आता है फोर्थ कैटेगरी, उनको कहते हैं रेजिडुअरी पावर्स। जो रेजिडुअरी पावर्स है उसका मतलब ये होता है कि देयर वर सर्टेन थिंग्स which were not included at the time when the constitution was framed। तो इसका मतलब ये हुआ according to time and according to the developments को बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर हमें कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती रही टाइम टू टाइम। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय पर मेंशन ही नहीं किए गए थे उनको हम रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं और इन रेजिडुअरी पावर्स पर कानून बनाने के लिए, इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने के लिए ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी दी गई है।
So these things are very clearly demarcated in our constitution कि कोई आपस में लड़ाई नहीं हो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आपस में पावर को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो, तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसा कोई सूरत ही नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी माइन्यूटली, वेरी क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। इसके बाद आता है हमारा, वो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद है कि फ्रांस की जो क्रांति थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरे यूरोप में क्रांति उत्पन्न हुई थी, और उसकी देखा देखी पूरे फ्रांस में जो है वो डेमोक्रेसी, लिबर्टी के राइट्स की डिमांड जो है लोगों ने करनी शुरू की थी। तो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सीखा है? हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके अलावा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड, वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फेडरल कहते हैं। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या सीखा है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा है कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने सीखा वहां से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या चीज होती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है कि स्टेट जो है वो अपने यहाँ पर वेलफेयर के काम जो है वो कैसे अडेप्ट करे, कैसे करे, और इसके लिए जो स्टेट है वो कुछ इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करता है कि अपने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को कुछ विशेष जो है वो गाइडलाइंस दी जाती है। इन गाइडलाइंस के थ्रू जो है वो काम किए जाते हैं। इन गाइडलाइंस के थ्रू काम किए जाते हैं। इसको जो ये चीजें हमने कहाँ से सीखी है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीखी है। और इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जो हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए। इलेक्टेड होना चाहिए माने कि जो भी हेड होगा कंट्री का वो इलेक्ट होगा, वो चुना जाएगा। तो ये हमने कहाँ से सीखा है? ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में जाना है। तो कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है कि जो कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट दोनों में इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन पर कानून बनाने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कर सकते हैं। और अगर इस सिचुएशन में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बिकॉज हमारे देश में ये बात ध्यान में रखी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अथॉरिटेटिव है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होंगे उनको जो है ना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस दे करके उनको उसमें गौतम गौतम उनको इंक्लूड किया जाता है। तुम लोग ये बार बार क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कान लगा के सुन नहीं सकते? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखी है। और इसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है कि जैसे हमें अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें जो है अपने
जो नेशनल सिंबल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने जो हमारे क्या बोलते हैं, सभी के प्रति हमें सम्मान शो करना चाहिए, हमारी जो हेरिटेज है उसके प्रति हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, हमें अपने देश की संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये सब हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रोसीजर है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जो है ना रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका क्या मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं सर्टेन टाइम्स पर, कि अगर जो है कोई डिसीजन हमें लगता है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें मेंशन की गई हैं, अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट है, मतलब देयर इज नीड टू चेंज समथिंग, तो उसके लिए जो है ना हम जो है ना अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। वी कैन फॉलो ए सर्टेन प्रोसीजर एंड वी कैन चेंज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जब आपको ये कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और वो फ्लेक्सिबल भी है, तो उसका मतलब यही था। वो फ्लेक्सिबल किस सेंस में है, फ्लेक्सिबल इस सेंस में है कि इफ देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर outdated now and we need to change them, then we can make some amendments in those procedures, in those norms। इसी को जो है ना हमने क्या दिया है नाम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने ये वाला जो चैप्टर है, फिर से पूरा का पूरा चैप्टर आपको मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस चैप्टर में हमने टोटल क्या पढ़ा था और आप लोगों को इसमें मैंने क्या समझाया है, वो मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स योर टर्न दैट यू हैव टू कंप्लीट योर रिटन वर्क। आपको अपना रिटन वर्क करना है 2 लेसन का। एक तो हिस्ट्री का आपको रिटन वर्क करना है, एक चैप्टर का राइटिंग एंड सिटी लाइफ का, और दूसरा काम जो करना है वो आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इसमें आपके पास 2 बुक है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे अपना काम करके जल्दी से जल्दी भेजो, क्योंकि मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मुझे अपना काम करके भेजें। मेरे पास जिन बच्चों के काम आ गए हैं उनमें से मैं आपको नाम बोल रही हूँ, अंकुर सैनी, रूपाशी, वैशाली, साक्षी, स्नेह, शुभम, ज्योति, प्रियांशु, हर्षित गुप्ता, दीप्ति, भारती, हिमांशु, सृष्टि एंड अनमोल, सन्नी द्राल, तनिषा खरक और एक प्राची। इनका काम मेरे पास आया है, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं आया है। आप लोग अपना काम सीरियसली करना शुरू कर दीजिए। नोटबुक आपको 2 बनानी है, बिकॉज दीज आर 2 सब्जेक्ट्स, एक हिस्ट्री के लिए और एक पॉलिटिकल साइंस के लिए। नोटबुक जो है वो बहुत ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, दैट यू कैन इजीली हैंडल। इस तरह की नोटबुक होनी चाहिए। यू हैव टू लीव 3 पेजेस। आपको फर्स्ट पेज पर जो है अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, सेकंड पेज पर आपको सिलेबस लिखना है और थर्ड पेज पर आपको अपना इंडेक्स बनाना है। एंड अकॉर्डिंग टू डेट आपको अपना इंडेक्स और चैप्टर नेम आपको प्रॉपरली लिखना है, प्रॉपर मेंशन करना है। इसके अलावा आप लोग जो है ब्लू कलर के पेन का ही यूज करेंगे, नो ब्लैक पेन विल बी यूज्ड। आप लोग ब्लू कलर के 2 पेन यूज कर सकते हैं, एक डार्क कलर का और एक लाइट कलर का, जिसमें आप जहाँ चाहे तो कोई जेल पेन यूज कर सकते हैं या कोई बॉल पॉइंट पेन यूज कर सकते हैं। टू राइट द हेडिंग्स आप कोई लाइट कलर का पेन यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे मेरा काम बहुत तरीके से चाहिए, उसमें आप लोग कोई भी कुताही नहीं बरतेंगे, किसी भी तरीके की कोई भी नेग्लिजेंसी मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। दूसरी बात यह है कि दिस इज वंस अगेन अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली एंड पंक्चुअल तरीके से आप अपनी क्लास अटेंड कीजिए, बिकॉज क्लास अटेंड करने से आपके अंदर इंटरेस्ट जनरेट होगा, अदरवाइज आप लोग पढ़ाई से बिछड़ जाओगे। बिकॉज 10th क्लास के बाद में आप लोगों का अभी आप क्लास आपकी जुलाई में स्टार्ट हुई है, ऑलरेडी यू आर ऑन लीव, आप लोग वेकेशन पर ही थे। पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई में आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं।
एंड वी हैव ए लॉन्ग सिलेबस टू कंप्लीट। हम लोग अगर इस तरीके से डील करेंगे तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू कोऑपरेट इन एवरी एस्पेक्ट। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। आप लोगों को मेरे से अगर किसी कॉपरेशन की उम्मीद है तो 100% आई एम देयर टू हेल्प यू एवरी टाइम एनीवेयर। लेकिन उसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि आपको जो मैं कहूंगी, जो मैं बताऊंगी, वो आपको सुनना होगा। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। आप लोग बात सुनोगे तभी जो है हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ काम कर पाएंगे। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया कि मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप पूछ सकते हैं, बट आपको अपना नाम लिखना होगा, अपनी क्लास लिखनी होगी और साथ में जो है अपना रोल नंबर मेंशन करना होगा। व्हाट इज योर रोल नंबर, योर क्लास, और फिर मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगी। क्योंकि पर्सनली मैंने सब बच्चों को अभी तक जितने भी मेरे पास नोटबुक्स आई हैं, जितना भी मेरे पास काम आया है, मैंने सभी का नंबर जो है वो पर्सनली ऐड कर लिया है। अदर देन द ग्रुप मेरे पास पर्सनल सबके नंबर अवेलेबल हैं, ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं राइट टाइम पर और जो है राइट सिचुएशन में। तो होपफुली मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। और मेरे साथ कोऑपरेट करने का मतलब ये नहीं है कि जो है मतलब कुछ मुझ पर एहसान करोगे, बल्कि ऐसा करने से हमारा काम स्मूथली चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से जो है ना, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे पास उस समय पर 31 बच्चे थे, लेकिन अब मेरे पास 27 बच्चे ही हैं। तो इसका मतलब 4 बच्चे जो है वो निकल गए हैं और मुस्कान को मैंने निकाल दिया है। मेरी क्लास में बदतमीजी करने का मतलब है कि मैं आपको क्लास में से निकाल दूंगी। ठीक है, मैं रिमूव कर दूंगी आपको। बदतमीजी करने का वैसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो शुभम सिंह 7 रोल नंबर है, अंकुर सैनी 1 रोल नंबर है, यस साक्षी मैम। वर्मा यस 5। यस मैम। आपको 1 मिनट आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। ठीक है, स्नेह वर्मा बस सुन लो। अगर किसी का मैं नाम नहीं बोलूँ ना, बस वही बच्चा बोलेगा, और जिनका मैं नाम बोल चुकी हूँ ना, वो बेशक क्विट कर जाए। ठीक है, साक्षी वर्मा 5 रोल नंबर एंड स्नेह वर्मा 6 रोल नंबर। ठीक है, तनुज 8 रोल नंबर। ठीक है, अच्छा हर्षित गुप्ता आप काफी टाइम से नहीं आ रहे थे क्लास में, जबकि आपने मुझे रिटर्न वर्क तो भेज दिया था। तो ऐसा आपने क्यों किया था? अब उम्मीद करती हूँ कि आप रोज क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है दीप्ति 13 रोल नंबर, दीप्ति एंड चाहत। चाहत आप मेरी क्लास में आज पहली बार आई हो। बेटा एक बार जरा मुझे अपना फेस दिखा दो। आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास ले रही हो, मुझे अपना एक बार फेस दिखा दो। नो मैम, मैंने 2 बार पहले ली थी। तो मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है बच्चे। मैम जब स्टार्ट हुई थी क्लास तब 2 बार ली थी मैंने। मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, आप एक बार मुझे अपना फेस तो दिखाओ, कैसे हो दिखाओ। यस, कैमरा ऑन करो, माइक ऑन मत करो, कैमरा ऑन करके शक्ल दिखा दो बस। शाबाश, हाँ। अब आगे से नहीं करना, ठीक है? आगे से रोज क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, कभी कभी वाला काम नहीं करना, रोज वाला काम करना। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चाहत के बाद में चाहत के बाद देखेंगे गौतम। गौतम है, उसके बाद है अनमोल। प्रेजेंट मैम। ठीक है प्रेजेंट मैम। बेटा, ठीक है। सन्नी, सन्नी है, सन्नी दराल है ना, सन्नी दराल है ना ये। हिमांशु, यस मैम। हिमांशु है, फिर तनिषा, यस मैम। तनिषा है। ठीक है बेटा, किंशु, किंशु भी है, मनीष सिवाच है, और ये आदित्य। आदित्य आपका बेटा नया एडमिशन हुआ है? यस मैम। अच्छा ठीक है बेटा, काम भी कर लेना। ठीक है, ठीक है। अच्छा अंजलि, अंजलि आपका भी न्यू एडमिशन है? अंजलि, हाँ मैम बोलो। अंजलि यादव है न्यू एडमिशन। अंजलि यादव है, तो कोई और यस भी अंजलि है क्या? हाँ, तो कोई और अंजलि तो है ही नहीं। अंजलि यादव, ठीक है, मैंने मेंशन कर लिया। आप अपना रिटन वर्क भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, भारती, भारती, भारती पहले से आ रही है। हिमांशु शौकीन 15 रोल नंबर,
ये ठीक है। हिमांशु शौकीन, हिमांशु भी 2 बच्चे हैं क्या हिमांशु? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके ओके। 15 रोल नंबर है ये हिमांशु शौकीन, ठीक है। और एक हिमांशु 26 रोल नंबर है। क्षितिज 16 रोल नंबर एंड पीयूष 30 रोल नंबर। क्षितिज है फिर 15 रोल, फिर पीयूष, हाँ पीयूष है। उसके बाद जो है प्रियांशु डागर, प्रियांशु डागर, प्रियांशु डागर आपका रोल नंबर क्या है? आपने रोल नंबर नहीं मेंशन किया। 10 रोल नंबर है आपका, अपना रोल नंबर मेंशन किया करो। रचित, ओके मैम। रचित आप नए आए हो बेटा? रचित न्यू एडमिशन है? यस मैम, न्यू एडमिशन नहीं है मैम, क्लास चेंज करी थी मैम आर्ट से। अच्छा, आर्ट से चेंज मतलब साइंस में थे पहले? यस मैम। अच्छा ठीक है। अपना काम कर लेना बेटा। रूपाशी, रूपाशी रेगुलर आती है। और वैष्णवी कपलेश, बेटा एडमिशन हो गया वैष्णवी आपका? वैष्णवी कैन यू हियर मी? वैष्णवी आर यू देयर? ओके है, ठीक है बेटा, है ना? आप लोग जो है ना, हाँ बेटा क्या कह रही हो? लेकिन मैं सुन पा रही हूँ मैम आपको। हाँ बच्चे, आपकी आवाज आ रही है मैम मुझे। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ओके है ना। नाउ यू कैन लीव, ठीक है, आप लोग अपना लीव कर लीजिए।